स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज मैं आप लोगों से कुछ थोड़ा सा और नज़दीक से मुखातिब हूँ। और नज़दीक से मुखातिब इसलिए भी क्योंकि आंसर राइटिंग कोर्स को शुरू करते समय हमने ये बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लेते हैं उनसे हमारी नज़दीकी हम बढ़ाएंगे, पर्सनल लेवल पर उनको ट्रेन करते जाएंगे। तो एक प्रश्न जो दिया गया था उस प्रश्न का उत्तर ज़्यादातर लोग लिखने में असफल रहे, और वो प्रश्न था कि क्या असहयोग आंदोलन असफल था? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो अब ये प्रश्न, इस तरीके का जो प्रश्न है, ये प्रश्न उलझाऊ हो जाता है बच्चों के लिए, नहीं समझ में आता कि क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है। और यही नहीं, ये प्रश्न जो है एक ख़ास बार रूप अपने आप में और रखता है कि ये प्रश्न इस तरीके के जहाँ आपकी राय मांगी जाती है। ऐसे प्रश्न जो हैं वो प्रश्न आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप क्या राय रखते हैं चीज़ों के मामले में, और इस प्रश्न के माध्यम से ये चीज़ भी आप सीखेंगे यहाँ। तो सबसे पहली बात तो ये मैं कह देना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप मेंस आंसर राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस उत्तर को पूरी तरह से देखिएगा, इस वीडियो को पूरी तरह से समझिएगा, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैंने जैसा कि हमेशा कहा कि बेवजह वीडियो पर अपना समय ख़राब ना कीजिएगा और अपनी दूसरी तैयारियों की ओर बढ़िएगा। तो उत्तर लिखने से पहले एक दो बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज इन्फॉर्मेशन जो है बहुत आसानी से आप लोगों तक अवेलेबल है, तो लोगों को बहुत जल्दी ये पता लग जाता है कि उत्तर कैसे लिखें, क्या लिखें, पॉइंट में लिखें, ये लिखें। देखिए, पहली बात तो इस बात को लेकर के मैं आपको दो चार बातें बताता हूँ कि सुन करके किसी चीज़ को समझ लेना कि ऐसा था, इसने ऐसा कहा, ऐसा उत्तर लिखें, वैसा उत्तर लिखें, ये अलग बात है। लेकिन उस प्रशिक्षण से गुजर करके उस उत्तर तक पहुंचना, जिसने आपको राय दी है, जो सिलेक्ट हुआ है, वो एक प्रशिक्षण से होकर के गुजरा है, तब उसने उस तरीके का उत्तर लिखना सीखा है। सिर्फ किसी को सुन करके आप उत्तर नहीं लिख सकते इस तरह से, जब तक आप अभ्यास नहीं करते उत्तर को लिखने का। तो सबसे पहली बात तो है शब्द सीमा की। अब शब्द सीमा जो है, अलग अलग सिविल सर्विसेज सेवाएँ होती हैं, राज्य की अलग है, केंद्र की अलग है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, मध्य प्रदेश। तो आंसर आप ये मान करके चलिए कि 150, 200, 250 और कभी कभार इससे ज़्यादा कुछ परीक्षाएं ले लेती हैं, उसमें पूछा जाता है। और सामान्य रूप से जब आप किसी पुस्तक को पढ़ते हो, तो जब आप 1500 शब्द उस टॉपिक पर पढ़ते हो, तब कहीं जाकर के आप 250 शब्द उस पर लिखने लायक बनते हो। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते परीक्षा में वो 250 शब्द आपको ठीक से याद नहीं रह जाते और शायद 200 और 150 शब्द रह जाते हैं। तो ये वो अभ्यास का महत्व है कि आप ये समझ पाएँ कि अगर आपके पास बहुत सारे शब्द हैं तो आपको कितना लिखना है और कितने शब्दों में एंड करना है। तो आपको जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा करनी होती है, चीज़ों की, ग्राफ्स की, अगर चित्र हैं तो उनकी, और फिर उत्तर के पॉइंट्स जो हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि उत्तर के विस्तार पर कि किस तरीके के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, और सभी तरीके के प्रश्नों पर आपको अभ्यास करना चाहिए। 200 का, 150 का, 250 का, हर तरीके का प्रश्न आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अगर बड़ा उत्तर लिखने की बारी आए अगर किसी राज्य परीक्षा में, तो आप वो भी लिख सकें आराम से। अब दूसरी जो बात है वो इस प्रश्न को लेकर के है कि ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो देखिए, सबसे पहले जो बात मैं कहना चाहूँगा कि इसका एक चरण है। चरण में सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी टॉपिक से आप सविस्तार परिचित होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने ये बता दिया पॉइंट्स, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इस टॉपिक को अच्छे से पुस्तक से पढ़ लिया है। पहले मैं बहुत ईमानदारी के साथ कोई भी बात बताता हूँ, तो पहले तो आपको इस किसी भी बुक्स के नाम बता देता हूँ मैं आपको। बिपिन चंद्र की बुक आती है जो एनसीईआरटी के रूप में जो आने लगी, पहले आती थी, अब ओरिएंट ब्लैक स्वान पर आती है, वो है, या शेखर बंदोपाध्याय की बुक है। दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपके साथ लिए उपलब्ध हैं। आप चाहें तो वहाँ से उत्तर बड़े आराम, उसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या क्या चीज़ें चुननी थी, क्योंकि बहुत कुछ लिखा होगा। आपके उत्तर के लिए कितना ज़रूरी का सामान आपको चाहिए वो आपको यहाँ से लेना होगा। तो दूसरी बात जो महत्वपूर्ण थी वो ये, तो पहले से पढ़ करके आएँ, तब मेरी बात भी आप सुने। ये भी मैं आपको पहले ही बात बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने जो कहा वो साक्षर, मैं तो जो उत्तर बताऊँगा वो साक्षर है।
तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब आप चीज़ों को पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में उन वस्तुओं के, उन चीज़ों के अंतर वस्तु का विचार बनता है, और ये जो विचार है, ये विचार ही आंसर राइटिंग है। पेन घिसना, कलम घिसना आंसर राइटिंग नहीं होती, आंसर राइटिंग दिमाग में चलती है। और आज इतने नज़दीक से मैं आपको यही दिखाऊंगा कि किस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, बिना किसी बोर्ड के। मैं सिर्फ मुंह से बोलूँगा और आप देखेंगे कि उत्तर लिखता चला जाएगा आपका। तो बिना देर किए हुए हम सीधा उत्तर पर आते हैं। तो प्रश्न से प्रारंभ करते हैं कि क्या असहयोग आंदोलन असफल था? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप सबसे पहला, और अभी आपके बगल में जो स्लाइड चलेगी उस पर लिखा हुआ भी आएगा, ताकि कुछ लोगों को जिनको सुन करके इतना लिखने की आदत नहीं है, वो देख करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके या पॉज करके लिख लें वो लाइन। पॉइंट्स में बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहली लाइन क्या होगी आखिर? तो पहली लाइन होगी इंट्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को लिखने के लिए। पहली बात मेरी आप सुन लीजिए। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा, कुछ भी दोनों में से, लेकिन गांधी मत लिखिएगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी लिखिएगा या गांधी जी लिखिएगा, दोनों में से एक कोई चीज़ का चुनाव करेंगे, गांधी मत लिखिएगा, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया अखिल भारतीय देशव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन था। ये लाइन आप सबसे पहली लाइन यहीं से शुरुआत कीजिए बस, और पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं ऐसा हुआ था वैसा हुआ, यही बात। दूसरी बात जो लिखेंगे आप, वो क्या लिखेंगे? पैराग्राफ कट कर देंगे। देखिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि क्या करना है। पैराग्राफ को कट कर दिया जाएगा। अब करेंगे आप पैराग्राफ कट और अगली लाइन पर आएंगे। और अगर अब देखिए मैंने जैसे कहा कि अब स्पेस कितना है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैंने बोर्ड का यूज़ नहीं किया आपके सामने, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उत्तर कैसे लिखा जाता है। अब अगला बात समझिए कि स्पेस कितना है। 150 है, 200 है, 250 है, या कोई ऐसी परीक्षा है जिसमें 300 शब्द में लिखना है आपको, तो कितना स्पेस है आपके पास में? स्पेस का चयन कर लीजिए। तो उस हिसाब से देखिए, इस आंदोलन में देश के सभी समस्त वर्गों ने, अब अगर आपके पास स्पेस है तो आप किसान, मजदूर, बच्चे, महिलाएं, सभी लोगों को ले सकते हैं। ये पूरे, तो या फिर सभी वर्गों ने भाग लिया, ये लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लाइन अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। और ये आंदोलन एक आग की तरह से पूरे देश में फैल गया। अब आपके पास अगर और भी है तो इस असहयोग में लाइन लिख सकते हैं कि मज़दूरों ने हड़ताल की, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए। इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना स्पेस है आंसर राइटिंग में, उतने शब्द हैं आपके पास कि नहीं। इसको लिख के देख लेना चाहिए और आप वहाँ देख लीजिए किन किन चीज़ों को छोड़ा जा सकता है। ये अभ्यास ऐसा है जो आपको कोई नहीं बताएगा आंसर राइटिंग में। ऊपर ऊपर से बातें बता देते हैं, ऐसा लिखिए, पॉइंट में लिखिए, ये लिखिए, वो लिखिए, लेकिन जब तक आपको प्रॉपर कंटेंट कहाँ से चुनना है और कितना लिखना है और कब कितना कहाँ बढ़ाना घटाना है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, गारंटी है मेरी, इस जगह पर बैठ करके इतना सूक्ष्मता से उत्तर लेखन के बारे में कोई भी नहीं बताएगा आपको। मैं अगली लाइन बोलता हूँ। अब एक तुरंत ये जब आप लेंगे तो कहेंगे कि परंतु अचानक चौरी चौरा घटना के साथ ही महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। इससे भारत की समस्त जनता को तथा बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे स्वतंत्रता आंदोलन के, उनको गहरा धक्का लगा। यहाँ पर फिर एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया। ये आपने बना दिया फ्लो बन गया। इस बीच की लाइन को चाहें तो और स्पेस कम हो तो यहाँ से भी हटा दीजिएगा, सीधी लाइन पर आ जाइएगा। मैं बताता जाऊँगा कितना 150 है तो और कम कर लीजिएगा, इनको हटा दीजिएगा। पहली लाइन बस रखना और उसके बाद नीचे आ जाना। अब क्या लिखेंगे हम आगे? ये माना जाता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी ने ये दावा किया था या वादा किया था, ये आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हो कि अगर आंदोलन इसी तरह से चला तो 1 वर्ष में हमको स्वराज्य की प्राप्ति होगी या स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। और यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाता है तो इस आंदोलन को असफल माना जाता है। ठीक है, ये बात आप लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इसमें आलोचना की थी गांधी जी की। गांधी जी ये एक ऐसा विषय है जो बड़ा विवादित विषय है और इस पर बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ, पुस्तकें, सब रिसर्च की गई है।
तो यहाँ पर आप लेकिन एक सेंटेंस में लिखेंगे इस दृष्टिकोण से इस आंदोलन को असफल माना जाता है। ठीक है, ये बात कहेंगे आप, उनसे एग्री करेंगे एक बार, ठीक है ना। अब काउंटर मार देंगे, फिर से चेंज करेंगे लाइन को। किस तरह से आना है, प्रश्न के फ्लो पर किस तरह से आना है कि आपका उत्तर ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ा जाए। और देखिए है क्या अच्छा उत्तर, क्या है अच्छा उत्तर, ये है जो परीक्षक को बांध ले, ठीक है ना, जो परीक्षक को बांध ले। अगर परीक्षक बंध जाएगा आपके उत्तर से तो आपको मार्क्स देता चला जाएगा। और ऐसी फ्लो वाली भाषा में जब आप लिखोगे तो आपको निश्चित रूप से मार्क्स मिलेंगे। और इस बात को भी बता दे रहा हूँ कि इस तरीके के प्रश्नों, क्योंकि ये परिचर्चात्मक प्रश्न है, इसको पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता मेरे दृष्टिकोण से। अब कोई और अपनी अपनी राय सबकी हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे उत्तर पैराग्राफ्स में परिचर्चात्मक ढंग से लिखे जाते हैं, बड़ी वाक शैली में लिखे जाते हैं, जैसे चर्चा कर रहे हो इस तरह से लिखा जाता है। क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है, आपकी राय मांगी जा रही है, अब आप पॉइंट्स में राय दे रहे हो, तो इसका एक अपना तरीके का फ्लो होगा। जहाँ उल्लेख करने की बात आती है वहाँ आप पॉइंट्स लिख सकते हो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप अगले पैराग्राफ पर आएंगे और लिखेंगे, लेकिन इस प्रकार हम ये पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते हैं कि आंदोलन असफल रहा या पूर्णतः असफल रहा। इसकी अपनी सफलताएं और उपलब्धियां हैं। ये बात आप लिख करके अपनी अगली बात को बढ़ाना शुरू करेंगे कि किस तरह से ये आंदोलन और ये सफलता और उपलब्धियां हमको दूरगामी दृष्टिकोण पर या दूरगामी आंदोलन या दूरगामी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में दिखाई पड़ती हैं। ये बात आप जो मैं बोल रहा हूँ आपको लाइन में पॉज करके चाहे आप लिख लीजिएगा, यही उत्तर आपको लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना वहाँ पर जा करके। अब आगे बताते हैं कि फिर अब इस पक्ष में, अब यहाँ जब आपने लिखा ना तो आप अपने क्या दिया, आप अपना पक्ष दे दिया। उन्होंने क्या था, आपसे पक्ष पूछा था, आपने अपना पक्ष दे दिया। अब जब आपने अपना पक्ष दे दिया है तो इस पक्ष के साथ में अब आप इसके समर्थन में कुछ तर्क भी देंगे। तो वो तर्क हम जो देने जा रहे हैं उसको भी हम बताते हैं आपको। तो अब तर्क सुनिए कि क्या क्या तर्क हैं हमारे। सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा पहला आंदोलन था जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था और जिसमें समाज के हर वर्ग ने भाग लिया था। ऐसा आंदोलन पहले कभी भी, इसलिए क्या शब्द होगा इसके लिए, अभूतपूर्व। यदि आपको आंसर छोटा करना है तो लिखेंगे ये अपने तरीके का एक अभूतपूर्व आंदोलन था जो पूरे राष्ट्र में फैला और जिस आंदोलन में राष्ट्र के समस्त वर्गों ने भाग लिया। तो पहली बात तो आप इसमें ये जोड़ेंगे, समझ रहे ना, पहला तर्क, ठीक है ना। तो इस तरह से मानेंगे कि ये आंदोलन इस प्रकार से असफल नहीं था। पहली बार एक ऐसा आंदोलन था जिसमें, मैं समझाता भी जा रहा हूँ आपको, जिसमें आंदोलन के सभी वर्ग ने और पूरे राष्ट्र ने भाग लिया था। जबकि आप देखते हैं 1857 का रिवोल्ट जो था वो एक कुछ निश्चित भाग तक ही सीमित था, यही उसकी एक बात उसके खिलाफ जाती है, ठीक है ना। तो पहली बात इसमें ये हम अपने पक्ष में जोड़ेंगे। दूसरा जो तर्क इसमें हम लोग जोड़ेंगे वो ये जोड़ेंगे कि अब तक जैसा आपने सुना था कि हम ये मानते थे कि कांग्रेस शुरुआत में आप देखते हैं ना कि बहुत थोड़े से लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी या एलीट क्लास का प्रतिनिधित्व करती थी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि किसान, मजदूर, बच्चे सभी लोग इससे जुड़े। तो इससे क्या हुआ कि कांग्रेस का जो स्वरूप था वो बहुत विशाल हो गया। पूरे राष्ट्रव्यापी स्वरूप जो था कांग्रेस का वो बढ़ गया, जिससे एक वो उसका एक अपना एक चरित्र जो था वो तो राष्ट्रीय पहले था ही, अब एक ऐसा चरित्र भी था जिसकी पहुंच एक एक गांव, कस्बों, हर जगह पर थी। गांधी जी के नाम पर आंदोलन किए गए थे, आपको ये बात पता होना चाहिए। तो आप इतनी बातें नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ ये लिखना है कि इससे जो कांग्रेस का जो दायरा था अभी तक जो छोटे से समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता था, अब वो ये माना जाने लगा कि कांग्रेस का जो रूप है वो बड़ा विशाल है और एक एक गांव तक और एक एक जन तक कांग्रेस की पहुंच है। दूसरी बात, अब तीसरा तर्क क्या होगा, तीसरा तर्क ये होगा, अब तक जो फिरंगी लोग या अंग्रेज़ लोग ये मानते थे कि भारत की जनता दबी कुचली है और इसको कितना है, ये आज़ाद होने के लिए अब बेचैन नहीं है। 1857 का विद्रोह तो बहुत पहले दबा दिया गया था, उसमें राजे महाराजे थे, अब तो कोई बचा नहीं था। लेकिन ये वो आम जनता थी अब जो विद्रोह करने के लिए बेचैन थी। तो पहली बात ये भी अंग्रेज़ों के दिमाग में बैठी इसी के साथ में कि भारत की जनता एक बहुत विशाल आंदोलन खड़ा कर सकती है, आने वाले समय में भी कर सकती है। ऐसा नहीं था कि ये कोई अंतिम लड़ाई थी,
पहली और अंतिम लड़ाई नहीं थी, ये पहली लड़ाई थी। तो अब आगे के लिए जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ सरकार सचेत तो हो ही गई होगी कि आने वाले समय में भी इस तरीके के आंदोलन उसके लिए खड़े किए जा सकते हैं जनता के द्वारा। तो ये दूसरी बात थी कि ये एक और तर्क है जो इसकी सफलता की ओर इशारा करता है कि किस तरह से ये आंदोलन आगे सफल था। ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं तर्कों को लिखना है। अब अगला तर्क बताता हूँ मैं आपको। इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण तर्क जो आपको देने जा रहा हूँ वो ये था कि इस आंदोलन ने पहली बार भारत की जनता को जो राजनीति होती है जिसमें सरकार का विरोध किया जाता है, एक ऐसी राजनीति से परिचित कराया पूरे भारत की जनता को। ये लाइनें बड़ी सूक्ष्म होती हैं, किताब में जब आप पढ़ते हो तो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन इन लाइनों को लिखने का एक अपना ही महत्व होता है। और सबसे आखिरी तर्क ये तर्क है कि इस आंदोलन ने के माध्यम से गांधी जी ने एक प्रयास किया था। ये सबसे आखिरी में ही लिखेंगे आप, ठीक है ना, शुरू में नहीं लिखेंगे, आखिरी में ही लिखेंगे, क्योंकि बाद में जा करके पक्ष कमज़ोर हो जाता है। तो आखिरी में लिखेंगे कि खिलाफत के मुद्दे को उठा करके गांधी जी ने ये प्रयास भी किया था कि हिंदू और मुसलमानों को एक किया जाएगा, जो कि बहुत पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। 1909 में जो मॉर्ले मिंटो एक्ट जो था, वहाँ से जो दूरियां बढ़ना शुरू हुई थी तो वो इतनी आसानी से जुड़ नहीं पा रही थी। लेकिन गांधी जी ने एक प्रयास किया कि सांप्रदायिक सौहार्द को दोबारा बनाया जाए, और जिस तरह से 1857 में हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर के लड़े थे, वैसा एक आंदोलन फिर से खड़ा हो। और ये चीज़ इस आंदोलन में हमको देखने के लिए मिलती है कि हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर के लड़ते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में यदि हिंदू जेल गए थे तो मुसलमान भी जेल गए थे। तो ये इसका अंतिम पक्ष है। ये बात और है कि बाद में फिर ये सांप्रदायिकता बढ़ती चली गई और आगे ऐसा सहयोग हमको मुसलमानों से नहीं मिल पाया किसी राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापक स्तर पर, ठीक है। लेकिन ये अंतिम लाइन होगी। तो इस आप निष्कर्ष देंगे तो इस प्रकार हम देखते हैं, अब अगली लाइन पर आ जाएंगे जितनी आपके पास स्पेस हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आंदोलन पूरी तरह से असफल नहीं था, इसके दूरगामी प्रभाव हुए और जनता को जब जब संगठित करने की ज़रूरत गांधी जी को पड़ी आने वाले आंदोलन में, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो जैसे आंदोलन हो, वहाँ पर ये हमको दोबारा देखने को मिला। तो ये इसकी उपलब्धि थी जिसका अंत जो था वो भारत की स्वतंत्रता में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक उत्तर दे सकते हैं अपना, जैसा चाहें तो वहाँ तर्क पर भी ख़त्म कर सकते हैं। 5 तर्क दे करके आप अपनी बात ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपसे तर्क ही पूछे गए, 5 तर्क आपने दे दिए, 5 या 6 जितने भी मैंने गिनवाए मुझे याद नहीं, लेकिन जितने भी आपने दिए हैं ये। तो ये तो था हमारा इस आंसर राइटिंग सेशन का ये वाला हिस्सा। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को इस तरीके की उत्तर लेखन की कक्षा पसंद आई होगी, क्योंकि मैं बहुत सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से उत्तर लिखने का तरीका आपको बताता हूँ, कहाँ से कितना चुनना है। बाकी सब आपकी समझ और आपकी पसंद के ऊपर है, वो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इसी के साथ अगले वीडियो में आंसर राइटिंग के एक बार फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।